तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मंजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आज मैं बहुत विशेष मैं दिगंत भाग 2 यानी जो 11वीं और 12वीं में पाठ्यक्रम में है, दिगंत भाग 2 से SCRT के पाठ्यक्रम में इनसे कुल 6 पाठों को यानी 12वीं के 6 पाठ, जिनमें दिनकर, अज्ञेय, भगत सिंह, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश और नामवर सिंह, कुल 6 पाठों को एक वीडियो में मैं 3 भागों में, एक भाग इसका पहले आ चुका है, दूसरा भाग और एक भाग और आएगा। तो आइए बात करते हैं। इसमें गद्य खंड का निकष है और यहाँ से परीक्षा में खूब प्रश्न आए थे और पाठ्यक्रम में है तो आएंगे ही। 3 हो गया, तो चौथा जो अर्धनारीश्वर है, देख लेते हैं विधा क्या है इसकी। तो निबंध शैली है रामधारी सिंह दिनकर, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं दिनकर की, फिर एक बार और जो है। तो आइए इसके बाद जो है इनके बारे में पता ही है, 1908 से लेकर 1974 तक दिनकर जी के बारे में एक कहानी है, रोज या गैगरीन कहानी जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कहानी है। 7 मार्च 11 से 4 अप्रैल 1987 अज्ञेय का जो है समय है। और एक पत्र आपको मिलेगा, एक लेख और एक पत्र शीर्षक से भगत सिंह का 28 सितंबर 1907 से 23 मार्च 1931 इनका समय। इसके बाद ओ सदा नीरा, यह निबंध है, ठीक है ना, बोलते क्षण में संकलित, यह ललित निबंध है। व्यक्ति व्यंजक और रम्य निबंध के रूप में जगदीश चंद्र माथुर का इनका समय आप देख सकते हैं कि 16 जुलाई 1917 से 14 मई 1978 तक। इसके बाद हमने रखा है सिपाही की माँ, यह एकांकी है, ठीक है ना, जो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी में संकलित है। मोहन राकेश की प्रसिद्ध एकांकी है सिपाही की माँ, 10 जनवरी 1925 से 3 दिसंबर 1972 तक। और एक और हमने जोड़ दिया, ये प्रगीत और समाज, यह आलोचनात्मक निबंध है नामवर सिंह का। तो नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध 1927 से लेकर 2019 में, 19 फरवरी को इनका निधन हुआ था। आइए एक एक करके आगे बढ़ने से पूर्व मैं अनुरोध कर लेता हूं कि अगर पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ें। तो पहला पाठ है दिनकर का अर्धनारीश्वर निबंध है। दिनकर का जो है 23 सितंबर 1908 से 24 अप्रैल 1974 तक। जन्म स्थान चूंकि बिहार के बेगूसराय में एक सिमरिया गांव पड़ता है, वहां के रहने वाले थे मनरूप देवी और रवि सिंह। हमने कई बार आपसे कहा कि दिनकर को आपको अच्छे से पढ़ना है। श्यामवती देवी है इनकी मां का नाम। तो आइए इसके अलावा जो है शिक्षा के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके कि प्रारंभिक शिक्षा गांव में 28 से मोकामा घाट में हाई स्कूल, 32 में पटना कॉलेज से BA, बहुत सारी बातें कर चुके इसमें पे। प्रधानाध्यापक थे HE स्कूल बरबीघा, सब रजिस्ट्रार, सबसे प्रोफेसर भागलपुर विश्वविद्यालय से, उप कुलपति हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य इन्होंने किया है। 1925 में जो है छात्र सहोदर में पहली कविता देश, याद रखिएगा, ठीक है ना, प्रकाश में बेगूसराय से, प्रतिमा कन्नौज में, छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित होती हैं। मात्र 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता जो है प्रणभंग, आपको याद रखना है। पुनः एक तरह से रिवीजन है, क्योंकि इस कविता में तो आप देख सकते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में है। देखिए कौन कौन सी कृतियां हैं। प्रणभंग हो ही गया 1929 में, रेणुका आपको याद रखना है 35 में, हुंकार 38 में, रसवंती 1940 में कई बार पूछा गया है, कुरुक्षेत्र 46 में, रश्मिरथी 52, नील कुसुम 1954, उर्वशी जो है 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, कोमलता और कवित्व 1964 और हारे को हरिनाम 1970। ये सारे जो है आपकी किताब से है। इसके अलावा गद्य कृतियां मिट्टी की ओर आपको याद रखना है जरूर। और अर्धनारीश्वर तो चूंकि आपको पढ़ना ही, तो इसको तो आप याद ही रखिएगा। संस्कृत के 4 अध्याय, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है 1956 में। काव्य की भूमिका जो 1958, वट पीपल 1961, शुद्ध कविता की खोज आपको याद रखना है, यह दिनकर की है, दिनकर की डायरी 73 में। नेहरू के मित्र थे, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि भारत की खोज की भूमिका जो है ये लिखते हैं, और संस्कृत के 4 अध्याय की भूमिका वो लिखते हैं। इसके अलावा पुरस्कार सम्मान आप याद रखेंगे। साहित्य अकादमी जो है 59 में उर्वशी पे मिला था, क्या उर्वशी पे जो है मिला था भारतीय ज्ञानपीठ, और साहित्य अकादमी जो है संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था इनको।
राज्यसभा के सांसद थे, राष्ट्रीय कवि के रूप में समादृत थे ही। पद्म भूषण जो 1959 में, याद रखिएगा। रचनात्मक सक्रियता इनकी जो है, बड़े कवि थे ही और समर्थ गद्यकार भी थे। उनके गद्य में उनकी कविता के गुण ओज, पौरुष, प्रभावपूर्ण वाग्मिता और रूपक धर्मिता आदि उसी सहजता और प्रवाह के साथ मुखरित होते हैं। उनके व्यक्तित्व की एक शैली जो है ना, जो है गहरी छाप उनकी कविता और गद्य में आपको मिलेगा। उनकी भाषा की अगर बात करें तो कहीं कुछ छिपाते नहीं है, सब कुछ जो है उजागर कर देते हैं। यानी उनकी वाणी में सन्नाटा और मौन का जो है सक्रिय निषेध का बल भी है, क्योंकि वो वाणी उठ खड़ी होती है। यह याद रखिएगा कि ये छायावादोत्तर युग के कवि हैं। भारतीय युग से जो धारा चल रही, इसकी बात हम कर चुके हैं। कविता लिखने की शुरुआत 30 के दशक में वो करते हैं। प्रबंध, मुक्तक, गीत, प्रगीत, काव्य नाटक इत्यादि अनेक काव्य शैलियां जो है आप इनके यहाँ देख सकते हैं। प्रबंध काव्य के क्षेत्र में जो छायावाद के बाद की जो ना जो कवि हैं, उनमें इनकी अलग और विशिष्ट उपलब्धि है। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन अनुशीलन तो यहाँ मिलेगा ही। जातीय महाकाव्य जैसे महाभारत और व्यास जो है ना कि कवित्व प्रतिभा का दिनकर पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। इसके अलावा इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा का है ही। उनकी किताब देखी है, संस्कृत के 4 अध्याय। विषय वस्तु, शैली और विधा जो है ना गद्य रूप की दृष्टि से बहुत ही वैविध्य मिलेगा आपको, यह याद रखिएगा। इसके अलावा लेखक वो जानता है कि किनके लिए लिख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। यानी कहने का अर्थ ये है कि आप जो उनके साहित्य में एक तरह से प्रत्यक्ष और गर्माहट देखेंगे। अब आइए बात करते हैं पाठ्यक्रम में निबंध अर्धनारीश्वर के बारे में। ये जरूरी है। देखिए, अर्धनारीश्वर जो होता है ना, भारत का एक जो है मिथकीय प्रतीक है, जिसमें दिनकर अपना मनचिता आदर्श निरूपित करते हैं। यह उनका बहुत ही प्रिय प्रतीक है, जो प्राय उनके काव्य और गद्य साहित्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आपको देखने को मिलेगा। जीवन भर जो है ना दिनकर का उपास्य आदर्श जो है, ये उनकी संवेदना, चाहे भावबोध, काव्य संस्कार से गहरा बोध रहा है। दिनकर इस परिप्रेक्ष्य में इस निबंध में देखिए विचार क्या करते हैं। जो मुख्य मूल चीजें उसमें हम बात करें कि इस प्रतीक के सांस्कृतिक अभिप्राय क्या है, पहली बात। दूसरी चीज है कि सामान्य मनुष्य और सभ्यता के लिए भी कोई अर्थ और संदेश रखता है। दिनकर जन्म शताब्दी वर्ष में इस प्रिय प्रतीक पर उनके द्वारा फुर्सत में सोचते हुए लिखे गए इस निबंध द्वारा हम लेखक के मौलिक अखंड स्वरूप की एक झलक पाएंगे, जो प्रायः ओट और धुंधलके में रहता आया है। पहली बात, यानी ये अपने जन्म शताब्दी वर्ष में लिखा गया था। अब दिनकर का कथन इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। इसको एक बार चूंकि किताब में ही है, जिसे हम ये आधुनिकता को परिभाषित करते हैं कि जिसे हम आधुनिकता कहते हैं वो एक प्रक्रिया का नाम है। ठीक है ना। यह प्रक्रिया क्या है कि अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया, ये याद रखिएगा। यह प्रक्रिया दूसरा है कि नैतिकता में उदारता बरतने की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया क्या, तीसरी कि बुद्धिवादी बनने की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया जो है धर्म के सही रूप में पहुंचने की प्रक्रिया। यानी आधुनिकता को परिभाषित करते हैं जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र से नहीं बल्कि कर्म से नापता है। ये उन्हीं का कथन है। आधुनिक हुआ है जो मनुष्य को समान समझता है, वही आधुनिक है। तो आप याद रखिएगा। अब अर्धनारीश्वर का परिचय हम देख लेते हैं कि सबको पता है कि जो है शंकर और पार्वती का जो ये कल्पित रूप था, ठीक है ना, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। एक ही मूर्ति की 2 आंखें मिलेंगी, एक रसमयी और दूसरी विकराल। एक मूर्ति की 2 भुजाएं, एक त्रिशूल उठा हुआ है, दूसरी जो है दूसरे में चूड़ियां पहनी, उंगलियां अलतख्त से लाल एवं एक ही मूर्ति के 2 पांव मिलेंगे, एक में जरीदार साड़ी से आवृत और दूसरा बागंबर से ढका हुआ। एक हाथ में, ये किताब से हम बता रहे हैं, एक हाथ में डमरू, एक में वीणा परम उदार, एक नयन में गरल, एक में संजीवन धार। आप अर्धनारीश्वर की पंक्तियां याद रखिएगा। अब जटाजूट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी,
बाल चंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी उसमें दिया गया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक चीज ये हम पहले बता चुके हैं कि अर्धनारीश्वर नाम से जो है विष्णु प्रभाकर का एक उपन्यास भी है। आइए आगे बात करते हैं अज्ञेय पर। अज्ञेय की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी रोज या गैगरिन, चूंकि पहले नाम रोज था, बाद में इसका बदल कर इन्होंने गैगरिन कर दिया। इनका जन्म 7 मार्च 1911 में, निधन जो 4 अप्रैल 1987 में। देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। कस्या नाम है, कस्या कुशीनगर याद रखिए, इसमें उत्तर प्रदेश में। करतारपुर मूल निवास जो है करतारपुर पंजाब में। माता पिता वयंती देवी हीरानंद शास्त्री प्रख्यात जो है पुरातत्ववेत्ता थे। पहले 4 साल जो है ना लखनऊ में रहते हैं, बाद में जो है मैट्रिक 1925 में करते हैं, पंजाब विश्वविद्यालय से इंटर करते हैं और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीएससी करते हैं, ठीक है ना। फिर फोरमन कॉलेज लाहौर पंजाब से जो है एमए करते हैं। ये सब बहुत जरूरी नहीं है, बस जरूरी आपको जैसे लाहौर से क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे तक वहां पढ़ाई रुक जाती है। पढ़ाई क्यों रुकती याद रखिएगा। भाषा जो है संस्कृत अंग्रेजी हिंदी के अतिरिक्त फारसी और तमिल भी जानते थे। तमिल याद रखिएगा, तमिल नया है। देखिए व्यक्तित्व और स्वभाव, सुव्यवस्था एवं अनुशासन प्रियता, एकांत प्रिय, अंतर्मुखी इनका स्वभाव था। बहुत गंभीर और चिंतनशील और मितभाषी व्यक्ति थे। मौन एवं मित भाषण के लिए प्रसिद्ध थे। मौन तो इनका है ही, मौन पर इनकी कविता भी है, याद रखिएगा। पिताजी का बहुत तबादला होता था, कभी लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास। तो ये न परिभ्रमण का संस्कार जो है इन्हें बचपन से ही मिला, जिनका प्रभाव जो है इनकी यात्रा वृतांत में आपको देखने को सहज ही मिल जाएगा। सम्मान और पुरस्कार देखिए, क्योंकि इनको बागवानी, पर्यटन, अध्ययन आदि के अलावा जो है ना दर्जनों पेशेवर कार्यों में दक्ष, जैसे ये फोटोग्राफी में, हस्तकला, शिल्प आदि अतिरिक्त कार्य इनके अंदर था। अब यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों की साहित्यिक यात्राएं की थी। 1964 में, ठीक है ना, आंगन के पार द्वार पर इनको जो है साहित्य अकादमी मिला था पुरस्कार। और कितनी नावों में कितनी बार को पर जो है 1978 में इनको भारतीय ज्ञानपीठ मिला था। एक सुगा, ये याद रखिएगा, सुगा जो है यूगोस्लाविया का जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल पुरस्कार इनको मिला था। अब आइए बात करते हैं, ये पत्रकारिता में एक सैनिक हो गया आगरा से, विशाल भारत जो कोलकाता से। प्रतीक तो याद रखेंगे, प्रतीक तो कई बार चर्चा हुई। दीनमान दिल्ली से, नया प्रतीक भी दिल्ली से, नव भारत टाइम्स नई दिल्ली। थॉट वॉक एवरीमैन्स अंग्रेजी में ये इन्होंने संपादन किया है। 10 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखना ये शुरू कर दिए थे। लेखन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में था। तो बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखा, बचपन में ही इंद्र सभा नामक नाटक, ये याद रखिएगा। घर में जो है एक हस्तलिखित पत्रिका आती थी, आनंद बंधु निकालते थे। 24-25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास भी लिखा था। यानी 1924 में पहली कहानी जो है इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित होती। 24-25 में कहानी संग्रह की बात हम कई बार से कर रहे हैं कि विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां इत्यादि। उपन्यास जो है शेखर एक जीवनी 2 भागों में, पहला भाग 1941 में, दूसरा भाग 1944 में। नदी के द्वीप जो 1952 में, अपने अपने अजनबी जो 1961 में। नाटक जो उत्तर प्रदर्शी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1967 में, 1967। अब कविता संकलन देख लीजिए कि भग्नदूत याद रखेंगे, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, इसको भी आपको याद रखना है। बावरा अवहेरी, आंगन के पार द्वार तो याद रखना ही है, कितनी नावों में कितनी बार, ये भी याद रखना है। सदा नीरा आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ओ सदा नीरा आपको जो अलग से इसमें है, ठीक है ना। ऐसा कोई घर आपने देखा है,
यात्रा साहित्य भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरे आयावा रहेगा याद 1953 में, और एक बूंद सहसा उछली 1961 में। और सभी निबंध जो है देखिए, एक तो त्रिशंकु याद रखेंगे, त्रिशंकु इनका निबंध है। कहानी संग्रह किसका है आप बताइएगा। आत्मनेपद, आलवाल, आद्यतन, भवंती याद रखिएगा, अंतरा, शाश्वती और संवत्सर आदि। संपादित ग्रंथ सबको पता है कि तार सप्तक 4 जो है, तार सप्तक जो है 1943 में पहला नुस्खा केवल तार सप्तक, दूसरा जो है 1951, तीसरा 59, चौथा 79। इसके अतिरिक्त जो है पुष्करणी, ठीक है, रूपांबरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ भी आप याद रखिएगा, इसका संपादन जो है अज्ञेय करते हैं। चलिए, अहोमोती देवी वाला भी याद रखिएगा। अनुवाद जो है शरद बाबू के श्रीकांत का, जैनेन्द्र कुमार के त्याग पत्र का, अपने उपन्यास अपने अपने अजनबी सहित अनेक कृतियों का ये अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। गोरा का हिंदी में अनुवाद करते हैं। प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक, पत्रकार तो थे ही। उनके साहित्य में आपको वस्तुभाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल पर जो है प्रयोग और नवाचार आपको मिलेगा। इसी की बहुलता है। वो संपादक थे ही, निर्देशन करते थे, अभिप्रेरणा थी उनमें, परिसंवाद और भाषण, ये सब उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले जो है क्रांतिकारी के रूप में उनकी भूमिका रही। कारावास और जेल जाते ही हैं। द्वितीय विश्व महायुद्ध के दौरान उन्होंने सेना की जो है नौकरी छोड़ दी थी। आजीवन जो है सैलानी रहे, रोमांचक यात्राएं की, ठीक है ना, जो उनकी प्रतिभा में और रुचि में था ही। उनके व्यक्तित्व विशेष प्रकार का जो विस्तार जो है गहराई, विविधता और एकान्वित संगठित हुई और विवेक्षण लेखक बन गए। कथा साहित्य में जो प्रेमचंद्र प्रसाद के बाद जो है जो महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ दिखाई देते हैं। कथा साहित्य में देखिए मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय जो है जैनेन्द्र कुमार और अज्ञेय को है, याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिक गहराई। बाद में इसमें जोड़ते हैं इलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषण में। देखिए बौद्धिकता, नैतिक वैचारिक सजगता और कलात्मकता भी अज्ञेय ने हिंदी कथा में जोड़ी है। बिना अज्ञेय के जो है नई कहानी की कल्पना की ही नहीं जा सकती। कहानी के आसपास जो है बहुत ही बेहतरीन कहानी है और हर जगह पाठ्यक्रम में है। आपको नेट में मिलेगा, आप यहाँ मिलेगा, आपको हर जगह के पाठ्यक्रम में है। देखिए इसके मुख्य पात्रों के नाम आप याद कर लीजिए कि एक महेश्वर डॉक्टर साहब हैं, मालती हैं, टीटी है और अतिथि है। ये गैग्रीन शीर्षक से ना 1934 में ये कहानी लिखी गई थी। बाद में इसका शीर्षक जो है लेखक क्या कहता है कि रोज कर देता है। प्रेमचंद के बाद जो है श्रेष्ठ हिंदी कहानीकारों में इनकी गणना की जाती है। अब यहाँ देखिए थोड़ी सी हमने जो है उधार लेकर यहाँ जो है विवाह के बाद कुछ ही वर्षों में स्त्री के जीवन में आई जड़ता, वितृष्णा, अभावों में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी, एक ही ढर्रे की जीवन शैली, स्त्री के व्यक्तित्व विकास के प्रति पति की अनास्था, कोमल भावनाओं को किस प्रकार खंडित करके केवल कर्तव्य परायणता में सीमित हो जाती है वह स्त्री, यानी उसकी दुनिया सीमित होकर जो है सारे दरवाजे बंद होते हैं और जीवन की छटपटाहट तथा अभाव को दूर करने की इच्छा और बाहरी दुनिया से जुड़ने का उपाय ढूंढती स्त्री की मन स्थिति आपको इस कहानी में मिलेगा। यानी अज्ञेय की जो कल्पनाशीलता है और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की क्षमता इस कहानी में पूरे मनोयोग से आपको मिलेगी। आपको यहाँ वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के, ऐसे समझिए गृहिणी के चरित्र का इन्होंने मनोवैज्ञानिक उद्घाटन और मानी अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक करता है। आइए बात करते हैं कि इसका पति डॉक्टर है, ठीक है ना। जब वो काम पर चला जाता है
तो सारा समय बेचारी मालती जो है घर में ही अकेले रहती है। दुर्बल, बीमार, चिड़चिड़ा उसका लड़का जो है हमेशा सोता रहता है, रोता रहता है। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से 11 बजे रात तक जो है घर के कामों में बेचारी व्यस्त रहती है। उसका जीवन जो है पूरा ऊब और उदासी के बीच जो है यंत्रवत, पूरी यांत्रिक बन चुकी रहती है। किसी तरह का न कोई मनोविनोद है, न कोई उल्लास है, कुछ नहीं उसके जीवन में। यानी अपने जीवन का भार ही ढोने में वो जो है दिन भर बेचारी परेशान रहती है। प्रसंगवश मध्यवर्गीय भारतीय समाज में जो घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर लेखक अपनी सहानुभूतिपूर्ण मानवीय दृष्टि क्या करता है, केंद्रित करता है। आइए, कहानी के गर्भ से अनेक सामाजिक प्रश्न जो है विचारोत्तेजक रूप में पैदा होते। जैसे कहानी की जो है ना तिरिस की तरह ही उत्तम पुरुष शैली में ये लिखी गई, इसको याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट, तिरिस किसका है आपको पढ़ना, आगे पढ़ाएंगे। उदय प्रकाश की कहानी है, इसी पाठ्यक्रम में है। अब यहाँ विजय मोहन का कथन एक दिया गया है कि रोज जो है अज्ञेय की सर्वाधिक चर्चित कहानी है, क्योंकि इसमें संबंधों की वास्तविकता को एकांत वैयक्तिक अनुभूतियों से अलग ले जाकर सामाजिक संदर्भ में देखा गया है। मध्य वर्ग की पारिवारिक एक रस्ता को जितनी मार्मिकता से कहानी व्यक्त कर सकी है वह उस युग की कहानियों में बिरले है। विजय मोहन सिंह का कथन किताब में दिया गया है। अब इसका सारांश देखिए, बड़ा जो है यानी प्रासंगिक कहानी है। अब इसमें जो है पहले परिच्छेद में क्या होता है कि मालती द्वारा अपने भाई के औपचारिक स्वागत का उल्लेख है। इसमें उसमें कोई उत्साह, जब भाई आता है तो कोई उत्साह नहीं है, जबकि कर्तव्य पालन की औपचारिकता उनमें अधिक दिखाई देती है। जबकि वो शादी के 2 वर्ष बाद ही ये कंडीशन, पहले बहुत बातूनी लड़की थी, वह चुप रहने लगती है, उसका व्यक्तित्व जो बुझसा जा गया है। अतिथि को उस घर के ऊपर कोई काली छाया मंडराती हुई प्रतीत होती है। और मालती और अतिथि के बीच में जो है जो मौन है ना, मौन को मालती का बच्चा सोते सोते रोने से तोड़ता है। वह बच्चे को संभालने के कर्तव्य का पालन करने के लिए दूसरे कमरे में बेचारी चली जाती है। और एक तीखा प्रश्न अतिथि पूछता है और उसका उत्तर एक प्रश्नवाचक जो हूं से देती, केवल बस उसका जवाब जो हूं से देती है, मानो उसके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। यह आचरण उसकी उदासी, उबाहट और यांत्रिक जीवन की यंत्रणा को प्रकट करता है। उसके नीरस, उदास, यांत्रिक जीवन की ओर संकेत करता है। उसका व्यवहार उसकी द्वंद्वग्रस्त मनोदशा का सूचक है। इस प्रकार कहानीकार जो है बाह्य स्थिति और मन स्थिति के संश्लिष्ट अंकन में सफल हुआ। चलिए आगे देखते हैं। रोज कहानी का जो दूसरा परिच्छेद है, दूसरा भाग है, मालती के अंतर्द्वंद्वग्रस्त मानसिक स्थिति, बीते बचपन की स्मृतियों में खोने और शारीरिक जड़ता और थकान का कुशल अंकन करने में लेखक पूरी तरह से यानी व्यस्त है। साथ ही उसके पति का यांत्रिक जीवन, पानी, सब्जी, नौकर आदि के अभावों का भी उल्लेख मिलेगा। मालती पति कि खाने के बाद दोपहर को 3 बजे, रात को 10 बजे भोजन करती है। रोज का क्रम यही है। इनकी जानकारी जो है पाठकों को यहाँ मिलेगी। अब इसमें जो बच्चा रोता है, मालती का देर से भोजन करना, पानी का नियमित रूप से वक्त पर न आना, पति बेचारे रोज डिस्पेंसरी चले जाते हैं, दोपहर लौट के आते हैं और शाम को फिर डिस्पेंसरी में रोगियों को देखते हैं। सब कुछ मालती के जीवन में रोज एक जैसा होता है। घंटा खड़कने पर समय की गिनती करना मालती के नीरस जीवन की सूचना देता है, अथवा यह बताता है कि समय काटना उसके लिए बहुत कठिन हो गया। इसी भाग में जो है ना मालती महेश्वर अतिथि के बहुत कम क्रियाकलापों और अत्यंत संक्षिप्त संवादों के अंकन से पात्रों की बदलती मानसिक स्थितियों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। लेखक का ध्यान जो है
क्या अंतर्दृश्य पर अधिक है। अब आइए बात करते हैं कि तीसरे परिच्छेद में क्या होता है कि महेश्वर की फिर वही यांत्रिक दिनचर्या, अस्पताल की एक जैसे जो है एक रोगियों का टांग कटना, मरने की नित्य चिकित्सा कर्म का पता चलता है, और अज्ञेय का ध्यान जो है मालती के जीवन संघर्ष को चित्रित करने पर ही केंद्रित है। अब इसमें महेश्वर और जो है अतिथि जो है देखेंगे उसमें कि बाहर पलंग पर बैठकर गपशप करते हैं, चांदनी रात है, सब आनंद ले रहे हैं, और मालती बेचारी जो है घर के अंदर बर्तन मांज रही है। क्यों? यही उसकी नियति है। बच्चे बार बार पलंग से बच्चा उसका गिर जाता है, उस पर मालती की चिड़चिड़ा हो जाती है। प्रतिक्रिया मानो पूछती है कि वह बच्चों को संभाले या बर्तन माले, यह काम नारी ही क्यों करना पड़े, क्या यही उसकी नियति है। इस अचानक प्रकट होने वाली जीवन इच्छा के बावजूद कहानी का मुख्य स्वर क्या है कि चुनौती के बजाय समझौते का और मालती की सहनशीलता का है। नारी जीवन की विषम स्थितियों का कुशल अंकन आपको यहां मिलेगा। बच्चा रोता है, पलंग से गिरता है, ये सामान्य बात है क्योंकि ये रोज की बात है। बच्चे की चोटें जो है मामूली बात है क्योंकि चोटें रोज लगती है। मालती के मन पर लगने वाली चोटें चिंता का विषय नहीं क्योंकि जो है वह रोज इन चोटों को सहने की आदी हो चुकी है। तो रोज कहानी जो है ना कि ध्वनि जो है हमेशा जो है गूंजती रहती है कई तरह की। अब कहानी का अंतिम परिच्छेद जो है 11 बजने की जो घंटी ध्वनि से होती है। मालती बेचारी करुण स्वर में कहती है 11 बज गए। उसका घंटे मिलना उसके जीवन की निराशा और करुण स्थिति को प्रकट करता है। रोज जो है अज्ञेय की चर्चित कहानी है ये। अब ये देखिए विपथगा शीर्षक इसमें संकलित है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। बाद में गैगरिन होगा, पहले विपथगा के 5वें संस्करण में प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। यानी पहले संकलन में जो है क्या नाम था, पहले संकलन में जो छपी थी वो उसका नाम था गैगरिन, 5वें में जो है विपथगा हो गई। कहानी का उद्देश्य पता ही चल गया होगा कि विवाहिता युवती के जीवन चित्रण के माध्यम से नारी के सीमित संसार में घुटन और उसकी उदासी का चित्रण मिलेगा आपको। कहानी का शीर्षक भी मालती की रोज एक ढरे की चलती दिनचर्या और उबी हुई जिंदगी की ओर संकेत करता है। इसके अतिरिक्त जो है कहानी पर जो एक रोचक मोड़ और आएगा, बीच में पढ़िएगा, जहां महेश्वर जो है ना अपनी पत्नी को आम धोकर लाने का आदेश देते हैं ना, तो वो बेचारी जो है ना एक अखबार का टुकड़ा में जिसे आम लिपटा हुआ रहता है वो अखबार का टुकड़ा देखती है और बेचारी पढ़ने में उसी टुकड़े को तल्लीन हो जाती। उसके घर में ना अखबार का भी अभाव है, यानी अखबार के लिए वो तरसती है। अखबार का टुकड़ा हाथ में आने पर जो उससे पढ़ने में तल्लीन हो जाती है। इस बात का सूचक है कि अपनी सीमित दुनिया से बाहर निकलकर वह उसके आसपास की व्यापक दुनिया से जुड़ना चाहती है। जीवन की जड़ता के बीच भी उसमें कुछ जिज्ञासा बची है जो उसकी जिज्ञासा का सूचक है। आइए अगला पाठ बात करते हैं, एक लेख और पत्र। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है भगत सिंह का, ठीक है ना। अब इनका जन्म तो पता ही 1907 और निधन जो है 1931, 23 मार्च की डेट याद रखिएगा। 28 को 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी। जन्म स्थान जो बंगा चक नंबर 105 बुगैरा ब्रांच, वर्तमान लावलपुर, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। पिता जो है पैतृक गांव खटकड़वा पंजाब, पिता जो है, और माता जो है विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह। अब देखिए परिवार जो है पूरा परिवार इनका जो है स्वाधीनता से नहीं, जैसे पिता थे चाचा अजीत सिंह, चाहे वो लाजपत राय वो अजीत सिंह को मांडले जेल में ना वहां देश निकाला कर दिया गया था। बाद में विदेशों में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगते हैं। यानी पूरा परिवार ही जो है एक तरह से, देखिए यहाँ पर जो है छोटे चाचा इनके सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए थे, लेकिन यातनाओं को 1910 में उनका निधन हो जाता है। भगत सिंह की शहादत के बाद एक कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह उनके 2 भाई हैं। कुलतार सिंह का जो इसमें पत्र है, अंतिम पत्र, वो इन्हीं को लिखे थे। उसके कुछ हैं इसमें देवली कम जेल में रखे जहां 1946 तक रहे थे। पिता भी इनके अनेक बार जेल गए थे। चलिए
शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा 4 साल गांव बंगा में, फिर डीएवी लाहौर में ये जो है स्कूलिंग करने के बाद जो है नेशनल कॉलेज लाहौर में एफए करते हैं। बीए के दौरान पढ़ाई छोड़ देते हैं और क्रांतिकारी दल में शामिल। इन पर यह याद रखिएगा कि बचपन में सबसे ज्यादा प्रभाव जो है करतार सिंह सराभा का था और 1914 के गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण जो है ये सराभा थे। निर्भीक कुर्बानी का मन जो है इतना गहरा था इनके ऊपर कि 16 नवंबर 1915 को इनको फांसी दे दी गई। मात्र उस समय 8 साल के थे भगत सिंह। बहरहाल गतिविधियों के बारे में, ये 12 साल के जब थे, ठीक है ना, तो जब थे तो जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर यह क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की थी। और देखिए यहाँ कुछ जरूरी चीजें कि 1922 में, इसमें तथ्य ही आपको याद रखने हैं, चौरी चौरा कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से इनका मोह भंग हो जाता है। 1 साल बाद यानी 23 में पढ़ाई और घर छोड़ देते हैं कानपुर। और ये इंपॉर्टेंट है ये कि गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में ये सेवाएं देने लगते हैं, ठीक है ना। 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में, ये याद रखिएगा, भगवती चरण बोहरा के साथ नौजवान भारत सभा का ये गठन करते हैं। आपकी किताब में दिया गया है, जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई थी। अब 1928 से लेकर 31 तक पता ही आपको कि चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन करते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन सघन रूप से छेड़ देते हैं। 8 अप्रैल 1929, ये तो जीके में भी कई बार पूछा गया है, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकते हुए गिरफ्तार होते हैं। पहली गिरफ्तारी जो अक्टूबर 1926 में ही हुई थी। दशहरा मेले में बम विस्फोट के कारण मई 27 में जो ठीक हुई थी, मई 27 में। अब कृतियां आपको याद रखना है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या हिंदी में 1924 में, विश्व प्रेम कलकत्ता के मतवाला में प्रकाशित, इसको याद रखिएगा, मतवाला में 24 में प्रकाशित एक लेख विश्व प्रेम। युवक भी आप याद रखिएगा, ये भी मतवाला में 1924 में प्रकाशित हुआ था हिंदी लेख। मैं नास्तिक क्यों हूं 1930-31 में, ये याद रखेंगे। अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, यम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि अनेक लेख और टिप्पणियां जो है आपको इनकी मिल जाएंगी। और ये तो खैर काफी महत्वपूर्ण है कि सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन, इसको याद रखेंगे। और डॉन ग्रीन की आत्मकथा का अनुवाद जो है यानी जेल डायरी भी लिखी है। 4 पुस्तकें भगत सिंह के द्वारा लिखी, बताइए अभी भी अप्राप्य हैं। अब देखिए इसमें याद रखिएगा, समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास और मौत के दरवाजे पर, ये 4 हो गई। अमर शहीद भगत सिंह के कार्य और उनके बलिदान ने जनता के हृदय में सदा मुलगती रहने वाली राष्ट्रीयता की ज्योतिर्मयी चेतना का निर्माण किया। राष्ट्रीयता, देशभक्ति, क्रांति, ये सब आपके यहाँ मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत थे। यह अमर पद लगभग 23 वर्षों में इनको मिल गया था। देश और जनता की स्वतंत्रता के लिए हमेशा ये संघर्ष किए, ठीक है ना। उनकी मानसिक जागरूकता, सोच विचार, प्रबुद्धता ही वह कारण थी कि घर छोड़ने के बाद जब वो कानपुर जाके जो है प्रताप में सेवाएं देते। पहली बात इसको याद रखेंगे, समाजवाद और मार्क्स एंगल्स की विचारधारा से प्रभावित होते हैं और क्रांति और समाज व्यवस्था को लेकर इनकी सोच इन विचारकों से प्रभावित रहती है। अब इसमें जो है ना, जो अभिभावक जो है आज भी अपने पुत्र को जो पाठ इसमें दिया गया है, राजनीति से अलग रखने की बात करते हैं ना, उसकी झलक आपको यहां मिलेगी। यानी राजनीति के बारे में क्या इनका विचार है, पहले वाले में है। यानी तत्कालीन राजनीति में छात्रों की रुचि,
भागीदारी वांछित तथा अपरिहार्य थी, किंतु आज क्या आजादी के संपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिए गए? ये कुछ प्रश्न हैं। बाद में समाज में गैर बराबरी, भेदभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्याय आदि दुर्गुण एवं अभाव अभी भी जमे हुए हैं। सांस्कृतिक स्वाधीनता का लक्ष्य अभी भी दूर दिखाई दे। बेहतर मानवीय व्यवस्था के लिए आज भी राजनीतिक, यानी पहला जो है आपको पत्र में राजनीति के बारे में है। दूसरे अपेक्षित अंतरंग पाठ के रूप में यहाँ आपने जो है दूसरा जो है आपको देखेंगे कि सुखदेव के नाम भगत सिंह का ऐतिहासिक पत्र जो है प्रस्तुत है। इसमें जो क्रांतिकारी भी मनुष्य होते हैं, जिनके पास भावनाएं और विचार होते हैं, उनके मन में होता है जिसमें कई तरह की उधेड़-बुन चलती रहती हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि मानसिक जीवन के उतार चढ़ाव जो भी हो, संकल्प विकल्प हो, सबल और दुर्बल क्षण भी आते हैं। इन सबको देखते समझते हुए उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति निष्ठा और विश्वास को बनाए रखने की बात की गई है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के जो नेतृत्व में क्रांतिकारी संगठन काम कर रहा था, उससे अपने साथियों के साथ लगातार अंतरंग संवाद जो है ये कायम करते थे। तो उसी में इस पत्र से जो है भगत सिंह और सुखदेव के बीच के अंतरंग संवाद एवं शिक्षाप्रद की उसकी झलक मिलती है। अब यहाँ एक कविता आपको इसमें मिलेगी, आप पढ़ लीजिएगा, हम भी पढ़ दे रहे हैं। वे मृत शरीर नवयुवकों के, वे शहीद जो झूल गए फांसी के फंदे से, वे दिल जो छलनी हो गए भूरे शीशे से, सर्द और निस्यंद जो लगते जीवित हैं और कहीं अबाधित ओज के साथ वे जीवित हैं। अन्य युवा जन्मे हो राजाओं, वे जीवित हैं अन्य बंधु जन्मे, फिर से तुम्हें चुनौती देने को तैयार। वे पवित्र हो गए मृत्यु से, शिक्षित और समुन्नत, दफन न होते आजादी पर मरने वाले, पैदा करते हैं मुक्ति बीज, फिर भी बीज पैदा करने को, जिसे ले जाती दूर हवा और फिर बोती है, और जिसे पोषित करते हैं वर्षा और जलिम। तो यह कविता आप एक बार पढ़ लीजिएगा। कारण यह है कि हो सकता है कि चूंकि कविताएं इनके यहाँ कम है, तो अब इसमें ना देह मुक्त जो हुई आत्मा उसे न कर सकते, विच्छिन्न अस्त्र शस्त्र अत्याचारी के बल की हो अजय रमती धरती पर मर गए। और एक यहाँ दिया गया है, एक और इसमें संकलित है ना, वाल्ट हिटमैन की ये कविता है, ठीक है ना, भगत सिंह की डायरी से यहाँ ली गई है। याद रखिएगा, जो अभी कविता हमने स्वतंत्रता, याद रखिएगा, इनकी कविता जो है हो सकता है दे इनकी कविता स्वतंत्रता, लेकिन अब देखिए दो मिलेगा, पर एक तो विद्यार्थी और जीवन के बारे में, छात्र की राजनीति में सहभागिता। दूसरे पत्र में जो सुखदेव का नाम, उसमें जो है इसमें इन्होंने बंदी जीवन का, इसके बाद समाजवाद, साम्यवाद और मार्क्सवाद का उल्लेख करते हैं। मृत्यु दंड से पूर्व जीवन और मृत्यु के विषय में भौतिकवादी सच, ठीक है ना, इत्यादि की बात करते हैं। अंत में देखिए ना, छोटे भाई कुलतार के नाम जो है 30 मार्च 31 का अंतिम पत्र भी यहाँ जो है आपको मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोई दम का मेहमा अहले महफिल, चरागे शहर हूं बुझा चाहता हूं, हवा में, ये दो लाइन याद रखिएगा, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ए मुश्ते खाक है फानी रहे न रहे। अंतिम पत्र है, उसका भाग है। अगला पाठ जो है सदा नीरा है, ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर, 16 जुलाई 1917 से 14 मई 1978 तक। लेखक के बारे में जान ले, ये एमए अंग्रेजी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही किए थे। 1941 में आईसीएस की परीक्षा भी उत्तीर्ण किए थे। प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए। उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात कि बिहार में इनकी जो है शिक्षा हुई, तो इनके बारे में भी आप जो है अच्छे तरीके से बड़े ध्यान से जान लीजिए कि 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक जो है का ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है ना, वहां भी नौकरी किए। सूचना प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पे रहे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर रहे और सम्मान जो है विद्या वारिधि उपाधि से विभूषित, कालिदास अवार्ड इनको मिला था।
बिहार राजभाषा पुरस्कार। इनकी कृतियां ये देख लीजिए, इसको याद रखिए। 1936 में इनकी पहली एकांकी प्रकाशित होती है, मेरी बांसुरी का मंचन। वह प्रकाशन जो है सरस्वती में होता है, इसको भी याद रखिएगा। 5 एकांकी नाटकों का जो है इनका संकलन 1946 में प्रकाशित होता है। अब ये याद रखेंगे, देखिए कि ओ मेरे सपने 1950 में, मेरे एकांकी, कोणार्क जो है आप याद रखिएगा, कोणार्क 1951 डेट सहित याद रखना है। बंदी 1954, शारदिया भी आपको डेट सहित याद रखना है 1959 नाटक। पहला राजा भी याद रखेंगे 1969, ये भी नाटक। दशरथ नंदन भी डेट सहित याद रखिएगा 1974 में। कुंवर सिंह की को टेक ये 1954 और गगन गधारी 1955 के 2 कठपुतली नाटक भी लिखे। 2 रेखाचित्र 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना, ये रेखाचित्र है। अब देखिए, परंपराशील नाट्य जो है उनको समीक्षा दृष्टि का उनकी परिचायक है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम, ये जनसंचार पर एक बहुत बेहतरीन किताब है। और बोलते क्षण जो है आप निबंध आप याद रखिएगा, जो अभी संकलित है। जगदीश चंद्र माथुर जो थे ना, एक बहुत ही प्रतिभाशाली लेखक थे, नाटककार थे, ही सांस्कृतिक कर्मी थे और प्रशासक थे। इसको याद रखिए, पढ़ देते हैं, आप समझ जाएंगे उनको कि साहित्य जो है संस्कृति के संसार में बिहार की ही, ठीक है ना, बिहार की ही विशिष्ट प्रतिभा के रूप में जाने जाते थे। इतिहास, संस्कृति, परंपरा और लोक वार्ता की भूमिका उनके दृष्टिकोण के निर्माण में आधारभूत भी नाटक और उसके बहुविध शास्त्रीय एवं लोकरूप हमेशा उनके आकर्षण के केंद्र में रहे हैं। नाटक था ही नाट्य लेखन में रंगमंच की कल्पनाशील सक्रिय चेतना उनके अंदर समाहित थी। इसका प्रमाण उनकी छोटी बड़ी तमाम नाट्य कृतियां जो है आपको मिल जाएंगी। माथुर के लेखन में इनकी रचना भूमि का दायरा जो है अपेक्षाकृत भले ही सीमित और छोटा हो, लेकिन एक चीज आप जान लीजिए कि वहां अनुभव आपको ज्यादा मिलेंगे। लेकिन यहां पर याद रखिएगा कि उनके साहित्य में कहीं भी संकीर्णता कहीं नहीं मिलेगी आपको, यानी विस्मयजनक रूप में एक संवेदनशील उदार दृष्टिकोण आपको इनके यहां मिलेगा। माथुर ने लिखा प्राय चौथे दशक में ही शुरू किया था, तो अपनी पहचान जो है ना वो एक चीज याद रखिएगा कि नेहरू युग में ही बनाई थी। और इनके लेखन का सबसे अधिकांश भाग जो है नेहरू युग की कल्पनाशीलता, नवनिर्माण चेतना तथा आधुनिक वैज्ञानिक परिदृष्टि की छाप आपको यहां दिखाई देगी। यानी जीवन और रचना दोनों में एक सुव्यवस्था, सुरुचि और कलात्मकता को ये आवश्यक मानते हैं। सौंदर्य, प्रियता और लालित्य उनको जो है यानी उनकी लेखन के केंद्र में थे। कुल मिलाकर जानिए कि संस्मरण जो है विशेष रूप से ये सारी चीजें प्रमाणित करते हैं। इनके यहाँ जो है ना कुछ ललित और व्यक्ति व्यंजक या रम्य निबंध, व्यक्ति व्यंजक या रम्य निबंध जो है लिखे हैं। ये निबंध जो देखिए होते कैसे हैं कि व्यक्ति भाव और वस्तु प्रधान होते हैं, ठीक है ना। और जो अभी संकलित है निबंध ओ सदा नीरा, ये इनकी पुस्तक बोलते क्षण से यहाँ प्रस्तुत है। और उनकी तीनों कोटियों के निबंधों का ये समाहार है, यानी यहाँ ललित भी है, व्यक्ति भी और व्यंजक भी है, व्यक्ति व्यंजक और रम्य भी है। सदा नीरा जो है ना गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया, याद रखिएगा। ये जो है गंडक को ये याद रखेंगे, पर उसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह की अंतरंग झांकी पेश करता है, ठीक है ना। अब यहाँ अमृतलाल वेगड़ का एक कथन आपकी उसी किताब में संकलित है कि अजीब है यह पानी, इसका अपना कोई रंग नहीं, पर इंद्रधनुष के समस्त रंगों को धारण कर सकता है।
इसका अपना कोई बेगड़ का कथन है, आकार नहीं पर असंख्य आकार ग्रहण कर सकता है, इसकी कोई आवाज नहीं पर वाचाल हो उठता है, तो इसका भयंकर वज्र निनाद दूर दूर तक गूंज उठता है। गतिहीन है पर गतिमान होने पर तीव्र वेग धारण करता है। बेगड़ का कथन याद रखिएगा, उसके शांत रूप को देखकर हम ध्यानावस्थित हो जाते हैं, तो उग्र रूप को देखकर भयाक्रांत जीवनदायिनी वर्षा के रूप में वरदान बनकर आता है। विनाशकारी बाढ़ का रूप धारण कर जल तांडव भी रचता है। और पानी, ये पूरे पाठ का एक तरह से निचोड़ है। इसके अतिरिक्त जो है याद रखिएगा कि वैशाली महोत्सव जो है लेखक की देन है। चंपारण में बाढ़ की विभीषिका का वर्णन है। अब यहाँ देखिए कुछ शब्द आए हैं, जिसे 18वीं सदी के धांगड़, इसके बाद ओरांव आदिवासियों का उल्लेख है, गया के भूइया लोगों का उल्लेख मिलता है, इतिहास की कीमियाई प्रकृति आपको मिलेगी, थारुओं की कला के बारे में, अंग्रेजों द्वारा नीलहे किसानों पर किए गए अत्याचार और गांधी की शिक्षा पे भी बात होगी, बुद्ध की यात्रा इत्यादि पर भी इस निबंध में आपको चर्चा मिलेगी। आइए अगला पाठ जो है सिपाही की मां मोहन राकेश की जो है यह एकांकी है, बहुत ही बेहतरीन है भी एकांकी। मोहन राकेश के बारे में जो है 8 जनवरी 1925 को जन्म, 3 दिसंबर 1972 को इनका निधन। सांझ जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। मदन मोहन गुगलानी बचपन का नाम था इनका, मोहन राकेश का, ठीक है ना। याद रखिएगा कहीं मान पूछ न दे। बच्चन और कौर एवं करमचंद गुगलानी जो पेशे से वकील माता पिता थे, शुरू से साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ाव रहा। ये एमए संस्कृत में किए लाहौर ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से, एमए हिंदी में भी किए, दिल्ली विश्वविद्यालय में ये पढ़ाते भी थे, ठीक है ना। सबसे जरूरी आपको ये है कि सारिका के कार्यालय में ये नौकरी। सारिका कौन? वही जो पत्रिका थी कमलेश्वर वाली। 1947 के आसपास एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्राध्यापक प्रोफेसर, कुछ समय तक डीएवी कॉलेज जालंधर में ही प्रवक्ता थे। 1960 में डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, और 62 में सारिका के संपादक। ये याद रखिएगा 62 वाला। इनकी जो है रचनाओं के बारे में देखिए, कहानी संग्रह जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कहानी पढ़ाते समय, इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, ये जानवर और जानवर इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। एक और जिंदगी आपको याद ही रखना है, फौलाद का आकाश भी याद रखना है, और वारिस भी याद रखना है। ये डेट सहित याद रखिएगा। उपन्यास 2 ही है, एक 61 में अंधेरे बंद कमरे में, अब कमरे, न आने वाला कल जो 1970 में, और एक अंतराल 3 है, एक अंतराल है, 3 है, 3 उपन्यास है इनके। नाटक आषाढ़ का एक दिन बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, कालिदास पात्र हैं, आप याद रखिएगा इसमें, ठीक है ना। 1958 में लहरों के राजहंस 1963, और आधे अधूरे तो याद ही होगा मध्यवर्गीय परिवार में, याद रखिएगा, ये तो कई बार आया 1969 में। एकांकी पैरों तले जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी 1973 में। यात्रा वृतांत भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, आखिरी चट्टान तक, इसको भी कई बार पूछा गया है। लेख निबंधों में परिवेश, रंगमंच और शब्द, कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों के सवाल और बकलम खुद, इसको याद रखिएगा। अनुवाद जो मृक्ष कटिकम का अनुवाद करते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम का, एक औरत का चेहरा, जीवनी जो है समय सारथी, निधन के बाद जो है मोहन राकेश की डायरी आती है। शोध कार्य जो है नाटक में जो है ना सही शब्द की खोज विषय पर जो है नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए थे। अब ये जो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कमलेश्वर और राजेंद्र यादव के साथ, 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार नाटककार थे ही। प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा, हिंदी का आधुनिक रंगमंच उन्हें अपना प्रमुख प्रेरणा पुरुष मानता है, यानी रंग कर्म अभिनेता और रंग नृत्य सब कुछ जो है, महज नाटककार जो है
थे। अपितु इसके अतिरिक्त नाटकों की परिकल्पना इनकी इतनी ठोस, जटिल और आधुनिक रंग संकल्पना और क्रिएटिव है कि जो है हिंदी में कुल मिलाकर जो आपको नवीन संगठन और संयोजन आपको यहाँ मिलेगा। मंच पर भी दृश्याभिनय के लिए प्रसिद्ध हैं, याद रखिएगा। मंच यानी इनके नाटक जो है सहजता पूर्वक मंचित होते हैं। आधुनिक नाटक और मंच दोनों में पश्चिम का प्रभाव आपको दिखाई देगा, उसी को आत्मसात करके आगे बढ़ते हैं। नाट्य लेखों में जैसे मंच सज्जा या दृश्यबंध, वेशभूषा, रूप सज्जा, रंग संगीत, प्रकाश, इन सब की चेतना आपको यहाँ बराबर मिलेगी। हिंदी नाटक को अंधेरे बंद कमरों से जो है बाहर निकालकर रोमानी इंद्रजालिक सम्मोहन से ये उबारते हैं और नए दौर में आपको ले जाते हैं। सिपाही की माँ जो एकांकी इसके आसपास आइए बात करती है। एकांकी जो है अंडे के छिलके तथा अन्य निबंध एकांकी से इनकी ली गई है। इस मार्मिक रचना में निम्न मध्य वर्ग की एक ऐसी माँ है, इसको याद रखेंगे, बेटी माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत, जिनके घर का एक इकलौता लड़का सिपाही के रूप में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था में मोर्चे पर बर्मा में लड़ने जाता है। वो अपनी माँ का जो है ना इकलौता लड़का रहता है, विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई रहता है। उस पर घर की पूरी जिम्मेदारी होती है कि मोर्चे पर गया है, कमा कर लौटेगा तो बहन की शादी होगी। माँ जो एक देहाती भोली भाली स्त्री बेचारी, वो भी नहीं जानती कि बर्मा जो है गांव से कितनी दूर है और लड़ाई कैसी और किनसे हो रही है। इसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा वो सोच भी नहीं सकती। माँ और छाया की तरह उससे लगी बेटी के भीतर की वो आशा जो बेटे से जुड़ी हुई है, अनेक रूप रंग ग्रहण करती है इसमें, ठीक है ना। उसकी संपूर्ण नाटकीयता और रंग संभावनाओं का लेखक ने सधे हाथों से उद्घाटन किया है और रचना के अंत में एक अपार विषाद जो है मन पर अस्थायी प्रभाव छोड़ता है। अब मोहन राकेश इसमें देखिए इनका कथन याद रखिएगा, तू हवा और पानी का साथी है, उनके साथ मिलकर उनकी तरह ही जीवन में ख्याति या प्राप्ति तेरी उपलब्धि नहीं है, तेरी उपलब्धि तेरी खोज है, खोज और जी। अब इसमें याद रखेंगे कि इसमें केवल जो है केवल दो सीन है, दृश्य है। इसके पात्रों का नाम विष्णु जो है मुन्नी, कुंती, दीनू, मानक, उनका लड़का हो गया सिपाही और दो लड़की। इसका सारांश ऐसे समझिए कि उसकी माँ जो है ना सपना देखती है कि बेटा जो है मानक और दुश्मन सिपाही में लड़ते हुए जो है बड़ी परेशान हो गया, तो विचलित हो जाती है और सोचती कि अपने बेटे मानक को दुश्मन सिपाही से बचाना, और बचाती है। लेकिन जब उसी का सिपाही बेटा दुश्मन सिपाही को मारना चाहता तो यह कार्य भी उसे कतई पसंद नहीं। ये बड़ी बात है, वह दृढ़ता पूर्वक अपने मानक को दुश्मन सिपाही को मारने से मना करती है, रोकती है। वह मानक से कहती भी है कि वह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। उसकी माँ इसके पीछे रो रो कर बेचारी पागल हो जाएगी। इस घर में बच्चा होने वाला है, वह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। यहाँ विष्णु का चरित्र जो उसकी माँ है सबकी माँ के रूप में पाठक के सामने आता है। वह केवल मानक जो उनका लड़का है, जो माँ नहीं है, सबकी माँ है, किसी के बेटे को भी मरता देखना नहीं चाहती। वह सही अर्थ में एक माँ है। कई दृश्य तो पढ़ेंगे आपने, तो इतने मार्मिक हैं कि बहुत देर तक जो है मस्तिष्क पर जो है प्रभाव छोड़े रहते हैं। जैसे एक जगह वो है ना कि वह तो मरता हुआ कबूतर भी आंखों से नहीं देख सकता, वो कहती है उसकी माँ। चलिए, और आज के लिए अंतिम पाठ जो है इसमें जो हम बात करेंगे कि नामवर सिंह पर प्रगीत और समाज, ये भी बहुत ही बेहतरीन पाठ है जानने के लिए। और 28 जुलाई 1927 में इनका जन्म, 19 फरवरी 2019 में जो है इनका निधन। जन्म स्थान जीयनपुर वाराणसी में। माता पिता बागेश्वरी देवी नागर सिंह एक शिक्षक थे ही।
शिक्षा जो है वो यहाँ होती है गांव में, उत्तर प्रदेश के गांव में। हाई स्कूल जो है हीवर्ट छत्री स्कूल बनारस से, इंटर यूपी कॉलेज बनारस से, बीए एमए और बीएचयू से 49 और 51 में। पीएचडी याद रखिएगा बीएचयू में पृथ्वीराज ग्रासो की भाषा पर, यह किताब भी है। 1956 में इनकी पीएचडी होती है। 1953 में बीएचयू में अस्थायी व्याख्याता होते हैं। 1959 यानी 6 साल बाद 60 में सागर विश्वविद्यालय एमपी में है, असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होते हैं। 60 से 65 तक पुनः जो है बनारस आके जो है स्वतंत्र लेखन करते हैं। इस दौरान जो है जनयुग जो साप्ताहिक पत्रिका, दिल्ली में संपादक, राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार भी रहते हैं। सबसे बड़ी बात याद रखिएगा 1967 से आलोचना त्रैमासिक का संपादन भी करते हैं। इसके बाद 3 साल बाद जो है जोधपुर विश्वविद्यालय 70 में जो है हिंदी विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर नियुक्त हो जाते हैं। यह अभी डेट याद रखिएगा, एक जगह पूछा था कि 1974 में कुछ समय तक कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा के भी निदेशक रहते हैं। उस दौरान वही 74 में ही जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर पद पर नियुक्त हो जाते हैं। और 74 से लेकर 87 तक, ठीक है ना, तो सेवा मुक्ति तक रहते हैं। लेकिन अगले 5 साल तक पुनः जो है उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। यह याद रखिएगा कि 1993 से 96 तक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष रहते हैं। इनको सम्मान 71 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। यही 68 वाली किताब है। चलिए अब यह देखिए कृतियों में, एक तो व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध बकलम खुद, इनका भी एक है। आलोचना याद रखिएगा। अब इन सारी किताबें आपको याद रखनी है। जैसे हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, ये भी अच्छी किताब है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, छायावाद तो महत्वपूर्ण है ही। पृथ्वीराज ग्रासो की भाषा, जिसे इनकी पीएचडी थी। इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी भी आपको जानना है। कविता के नए प्रतिमान तो याद ही रखना, जिसमें अंत में इन्होंने अंधेरे में कविता की चर्चा की है और पूरा लंबी जो है इसकी चर्चा है। दूसरी परंपरा की खोज 1982 में। वाद विवाद संवाद भी महत्वपूर्ण किताब है। इसके अतिरिक्त व्याख्यानों का संग्रह जो है आलोचक के मुख से, ये भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए कुछ नई किताबें हम जोड़ दिए हैं कि इसमें कहना ना होगा तो पहले की किताब है 1994 में है, वही अच्छी किताब, समीक्षा ठाकुर वाली, संपादक है उनकी। एक से बात करती हैं उसमें साक्षात्कार है। देखिए इसके बाद जो है 2006 में एक संपादन समीक्षा ठाकुर है, बात बात में बात। इसके बाद आशीष त्रिपाठी जो बीएचयू में प्रोफेसर हैं, इन्होंने सम्मुख का 2012 में संपादन करते हैं। और साथ साथ जो है 2012 में ये भी उन्हीं का है। कुछ और नई किताबें हैं, जैसे नामवर सिंह और आशीष त्रिपाठी जो है रामचंद्र शुक्ल रचनावली, जो 8 भागों में, इसका संपादन। जब 90 साल के थे ना, तो उस समय इसका जो है विमोचन किया गया 2 किताबों का। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा, नामवर सिंह और ज्ञानेंद्र कुमार संतोष दोनों मिलके। ये भी जरूरी किताब है। नामवर के नोट्स जो खासा चर्चा में थी। शैलेश कुमार, मधु कुमार और नीलम सिंह जो है इसके संपादक हैं। आलोचना के क्षेत्र में ना नामवर सिंह लोक प्रतिबद्ध यथार्थवाद के रूप में पहचाने जाते हैं। और इनका ना उत्कर्ष उभार जो है नामवर सिंह के साहित्य में लक्षित किया जाता है। ये नामवर सिंह आलोचना में याद रखिए गहरी ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि, परंपरा के रचनात्मक तंतु की पहचान, सार सहेज, सूक्ष्म समय बोध और लोक निष्ठा के साथ साथ साहित्य कृतियों के रूप में अंतर वस्तु की मार्मिक समझ की किताब से ही है। अब साहित्यिक कृतियां, संरचनाएं, प्रवृत्तियां एक तरह से ना गणित के फार्मूलों की तरह आपको यहाँ मिलेगी। उनमें आपको समाज, व्यक्ति, इतिहास के साथ लेखकीय मानस में अभ्यंतरीकृत होकर बहुत कुछ बदल जाते हैं तथा एक जटिल या संश्लिष्ट रूप धारण कर लेते हैं।
आलोचक में ना सामान्य प्रबुद्ध या जागरूक पत्रकार अथवा शास्त्रीय विद्वान की तुलना में जो है ना यहाँ विशेष प्रकार की अभिज्ञता, सहृदयता और कल्पनाशील, ये 3 चीज आप याद रखिएगा। ये याद रखेंगे, हृदय और बुद्धि का आलोचनात्मक, तनाव भरा, द्वंद्वात्मक संतुलन। नोट कर लीजिए, उनकी आलोचनात्मक दृष्टि की आधारभूत विशेषताएं हैं। देखिए, साहित्य के अलावा इतिहास है ही, दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र आदि जो है काफी इनका अध्ययन रहा। साहित्य, भाषा शास्त्र, काव्य शास्त्र, पाश्चात्य आलोचना में भी यानी इनका लेखन कर्म पूरा रमा रहा। अब यह याद रखेंगे, साहित्य के छात्र और आलोचक के रूप में जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे ही, ये तो याद ही होगा। और द्विवेदी जो है ना, जैसे टैगोर के संसर्ग में विश्व भारती में रहते हैं, वो याद रखेंगे, शांति निकेतन में इनका भी प्रभाव था। इस तरह आलोचना के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ ठाकुर और हजारी प्रसाद द्विवेदी की विरासत को ये नामवर सिंह संभालते हैं, जिसे दूसरी परंपरा कहते हैं। नामवर सिंह अपने गुरु द्विवेदी जी की तरह एक ओजस्वी और प्रभावशाली वक्ता थे। नामवर सिंह जो है को हिंदी आलोचना की एक लालित्यपूर्ण सृजनात्मक भाषा और मुहावरा देने का श्रेय प्राप्त है। मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव आप याद रखिएगा, प्रगतिशील आधुनिक आलोचना के रूप में। अब देखिए, पाठ के आसपास इसको भी देख लीजिए। यह जो निबंधों की एक पुस्तक थी, एक तरह से आलोचनात्मक निबंध, वाद विवाद और संवाद, इससे जो है इसमें संकलित है। इस निबंध में 1000 वर्षों में फैली हिंदी काव्य परंपरा पर ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साथ प्रगीत पर विचार किया गया। नहीं, प्रगीत काव्य रूप की निरंतरता को हिंदी समाज की जातीय प्रकृति और भाव प्रवाह की उपज के रूप में परिभाषित किया गया। इसमें अब एक जगह उसमें उल्लेख है कि काव्य रूप जो है ऐतिहासिक सामाजिक जरूरतों की उपज और संपूरक हुआ करता है। एक एक चीज इसमें जरूरी हो सकता है पूछते। हिंदी में प्रगीत की जो है सामाजिकता और ऐतिहासिकता क्या है और कैसी है, हमारी साहित्यिक परंपरा में उसकी अहमियत क्या है, इन बातों को की पड़ताल जो है आपको यहाँ मिलेगी। आलोचना इसमें कह रहे हैं एक जगह, आलोचना महज गुण दोष विवेचन से आगे जो है कुछ और भी है। वह इतिहास और परंपरा की पहचान, सामयिक समस्याओं और तथ्यों को ऐतिहासिक सामाजिक अंतर संगत में गहराई से पहचाना जाना इत्यादि जो है। आप इसे जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा ना कि ललित गद्य पढ़ रहे हैं। ये भी याद रखिएगा, आमतौर पर ना जो समीक्षा की भाषा जो होती है बड़ा उबाऊ होती है, शुष्क होती है, जो है ना बहुत खुरदुरी टाइप की, लेकिन नामवर जी की भाषा शैली जो है बहुत प्रभावी थी। सहज ढलान आपको मिलेगा लेखन में, यानी आपको सीढ़ियां नहीं चढ़ना है, उतरना ही पड़ता है, ठीक है ना। मुहावरों का अच्छा प्रयोग करते हैं, संबोधन शैली आपको याद रखिएगा। ये किताब से ये तर्क को जीवंत बना देते हैं। इसे कटाक्ष भी मिलेगा, व्यंग भी मिलेंगे, वक्रोक्ति भी मिलेगी और स्तुति और ब्याजिए जो है हरिशंकर प्रसाई का कथन है। चलिए अब आइए थोड़े से और जो है इसमें प्रगीत जो होते हैं आत्मपरक होते, इसी निबंध में है, ये यथार्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका आधार जो है आरंभ समाज के विरुद्ध व्यक्ति को लेकर होता है। मिथ कथन इसी में आता है, में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। केदारनाथ सिंह का जो है याद रखिएगा, नामवर सिंह ने पाठ में जो है ना त्रिलोचन का एक सोनेट जो है वही त्रिलोचन है वह, और नागार्जुन की कविता जो है तन गई रीढ़ का एक शमशेर की लाइन जो 2-4 3 लोगों का यहाँ उल्लेख करते हैं ये। और देखिए वही त्रिलोचन है वह जिसके तन पर गंदे कपड़े हैं, कपड़े भी कैसे फटे लटे हैं, यह भी फैशन है, फैशन से कटे हैं। कौन कह सकेगा इसका यह जीवन चंदे पर अवलंबित है, चलना तो देखो इसका। उठा हुआ सिर, चौड़ी छाती, लंबी बाहें, सधे कदम, तेजी वे टेढ़ी मेढ़ी राहें, मानो डर से सिको रही है। किसको किसका ध्यान इस समय खींच रहा है कौन बताए, क्या हलचल है इसके सधे रुधाए जी में, कभी नहीं देखा है इसको चलते धीमे,
धून का पक्का है, जो चेते वही चिताए, जीवन इसका जो कुछ है पथ पर बिखरा है, तप तप कर ही भट्ठी में सोना निखरा है। आप ये 2 लाइन नोट कर लीजिएगा। यहाँ उल्लेख है, झुकी तन गई रीढ़ रंगारियों का, झुकी पीठ को मिला किसी हथेली का स्पर्श, तन गई रीढ़। महसूस हुई कंधों को पीछे से किसी नाक की सहज उष्ण निराकुल सांसें, तन गई रीढ़। कौंधी कहीं चितवन, रेंग गए कहीं किसी के होठ, निगाहों के जरिए जादू घुसा अंदर, तन गई रीढ़। गूंजी कहीं खिलखिलाहट, टूक टूक होकर छितराया सन्नाटा, भर गए कण कुहर, तन गई रीढ़। आगे से आया। अब आइए देखते हैं, अलकों के तैलाक्त परिमल का झोंका, रग रग में दौड़ गई बिजली, तन गई रीढ़। पाठ तो बहुत बड़ा है, लेकिन आइए इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है इस पे जो है एक नजर डाल लेते हैं। लिरिक अथवा प्रगीत जो है, इसको याद रखिएगा, काव्य की कोटि में आती है। अब यहां देखिए, इसमें जो है ना ये बताते हैं कि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। सुर सागर भी उन्हें, इसको शुक्ल जी को इसलिए परिसीमित लगा क्योंकि वह गीत काव्य है। अब यहां बात करते हैं प्रसाद की शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, ये याद रखिएगा। पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा कामायनी और निराला की राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास जैसे आख्यानक काव्य सामने आए तो शुक्ल जी यहाँ संतोष व्यक्त, इसकी चर्चा करते हैं। वो किसी किसी के मत में ना इसमें चर्चा है कि नाटकीय रूप के बावजूद मुक्तिबोध की काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत भूमि है। इसमें कोई शक नहीं कि मुक्तिबोध का समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक है। अब इसमें और कुछ चर्चा देख लेते हैं। अब मानस की बात यहाँ करते हैं कि मानस में महिमा किसी को इनकार, लेकिन ये कहते हैं कि विनय पत्रिका के पद जो है एक व्यक्ति का अरण्य रोदन मात्र नहीं है, तो मानस के मर्मी भी बताते हैं कि तुलसी के विनय के पदों में पूरे युग की वेदना व्यक्त हुई है और उनकी चरम वैयक्तिक ही परम सामाजिकता है। यह याद रखिएगा कि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में इसमें व्यक्त है। गीतों के साथ हिंदी कविता का उदय कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक नई प्रगीतात्मकता लिरिसिज्म के विस्फोट का ऐतिहासिक क्षण है, जिसके धमाके के से मध्ययुगीन भारतीय समाज की रूढ़ी जर्जर दीवारें हिल उठी, साथ ही जिसकी माधुरी सामान्य जन के लिए संजीवनी सिद्ध हुई। इसी आधार पर ये ना मैथिली शरणगुप्त जैसे राष्ट्र कवि की चर्चा करते हैं, जिन्हें उस समय ज्यादा सामाजिक माना गया था प्रबंध काव्य का, लेकिन प्रबुद्ध जनों को जल्द ही इस सच्चाई का एहसास हो जाता है कि रोमांटिक प्रगीत की बात वहां करते हैं। युग की चेतना को कहीं अधिक गहराई से वाणी जो देते हैं और असामाजिकता में ही सच्ची सामाजिकता की एकांत संगीत याद रखिएगा, अथवा मतलब है अकेले कंठ की पुकार। यहीं पे शमशेर जी की कविता 1941 में लिखी कविता का की यहाँ का उल्लेख करते हैं। काशी में लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, अंतिम आशाओं की संध्याओं से पलके डूबी ही सी थी, जीवन कण समूह में हूं मैं एक कण, कौन सहारा मेरा कौन सहारा। यह याद रखेंगे यहाँ पर कि थियोडोर एडोनो का एक वाक्य याद करते हैं कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो उसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन रहे सकता है। रघुवीर साहब याद करते हैं कि कवि ने यदि वह संवेदनशील हुआ तो अनुभव किया कि बाहर बाहर जाते जाते अब अपना मन खाली है। और देखिए अंतिम पेज में जो है ये मुक्तिबोध की एक साहित्यिक डायरी की बात करते हैं और फिर मैंने कविता के नए प्रतिमान की दोनों को तुलना करके कहते हैं कि ये जड़ी भूत सौंदर्यानुभूत के रूप में तिरस्कृत हुआ था। जरूरी नहीं किया प्रगीतात्मकता छंदों की लौट कर अपनी विशिष्ट प्रमाण करे।
नई प्रगीतात्मकता का पहलू जो केदारनाथ सिंह की कविता में ये व्यक्त करते हैं कि उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। और दूसरा पहलू ये करते हैं शरद बिल्लौरे की तय तो यही था, कविता की अंतिम पंक्तियों में हार कर मैं समूचा तराजू पर ही चढ़ गया, कबूतर ने कोई दूसरा रूप नहीं लिया, आसमान से फूल नहीं बरसे, मैंने देखा बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने पढ़ा, एक भाग और हम प्रयास करेंगे कि उसमें इसको समाप्त कर दिया जाए। अगर पसंद आए तो टिप्पणी जरूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों तक बढ़ाएं।